बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि हमने चैप्टर 5 को HCF क्यों लिखा। आज से पहले हम जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे हमने चैप्टर 5 का नाम फैक्टराइजेशन रखा था। याद रखिएगा कि चैप्टर 5 डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट। तो आज से पहले हमने फैक्टराइजेशन का पार्ट किया, इसलिए हम चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन लिख रहे थे। लेकिन अब चैप्टर में हम HCF को सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड करेंगे, इसलिए हमने लिखा चैप्टर 5 HCF। HCF और GCD सेम वर्ड्स हैं। GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चाहे आपसे कहा जाए कि फाइंड द GCD और फाइंड द HCF, यू विल फाइंड द सेम थिंग, द प्रोसेस विल रिमेन सेम। यहाँ दो मेथड्स हैं, एक कहलाता है फैक्टर मेथड और एक कहलाता है डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 5.8 में हम फैक्टर मेथड को स्टडी करेंगे। हम समझते हैं लॉजिकली ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम इसे क्यों सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि GCD या HCF कहाँ किसे जाता है। हम दो नंबर लेते हैं 12 और 18 और देखेंगे कि 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जिस जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे उसका फैक्टर या डिवाइजर कहा जाता है, और 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है उसे उसका फैक्टर या डिवाइजर कहेंगे। हम देखते हैं कि 12 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स। सो दीज आर द कंप्लीट पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह हम 18 को देखेंगे कि 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। These are the possible factors of 18। अगर हम इन डिवाइजर्स को देखें या फैक्टर्स को देखें तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि 18 और 12 को वो कौन से नंबर हैं जो सिमिलरली डिवाइड करें, यानी दोनों को डिवाइड करें। तो अगर हम देखें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि कॉमन डिवाइजर्स आर 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 1 के बाद अगर हम देखें तो 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि 2 भी कॉमन डिवाइजर है, 3 भी कॉमन डिवाइजर है। 3 कॉमन डिवाइजर के अलावा मजीद क्या कॉमन डिवाइजर है, एंड हम लिखेंगे 6 भी कॉमन डिवाइजर है। हमने ये देखा कि ये वो नंबर्स हैं 1 से भी दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इट मींस वी गॉट 4 डिवाइजर्स। अब ये जो 4 डिवाइजर्स हैं इसमें सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर, ऐसा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। तो जाहिर है आपको नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो हम कहेंगे कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 12 एंड 18 इज 6। तो GCD या HCF 12 और 18 का 6 बनेगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे इसे अलजेब्रा में यूज करेंगे और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे और तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में तमाम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट 3 से 4 सवाल मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे और बाकी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिखा दिया जाएगा। आई होप आज का लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। Now let's simplify question 1। Question 1 बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बिलोंग करता है। इसको हम डिटेल में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 वर्ड आंसर हमें देगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी सेम है, तो हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और इसका कोई पैटर्न भी नहीं बनाएंगे। एग्जाम में ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ सिखाऊंगा कि इसका डायरेक्ट आंसर ही कैसे लिखेंगे। हमें कहा गया है कि फाइंड द HCF और GCD ऑफ दीज गिवन टर्म्स। हम इन टर्म्स का HCF और GCD फाइंड करेंगे। हम एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों टर्म्स डिवाइड हो सकती हैं, क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन 2 में भी। अगर आप देखें तो ऐसा कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। आज से पहले जब आपने फैक्टराइजेशन की थी तो फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप जो आप किया करते थे कॉमन लेने का, वही सेम स्टेप आप यहाँ आके इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे,
करेंगे, आप बस दोनों में जो कॉमन चाहे वेरिएबल्स में या उनके कोफिशिएंट्स में आ रहा है उसको लिखें, वही उन दोनों का जीसीडी कहलाएगा, यानी वो जो कॉमन है इससे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो सकती हैं। मैं रिपीटेडली कभी जीसीडी और कभी एचसीएफ की टर्म यूज करूंगा ताकि आप दोनों टर्म से फैमिलियर हो जाएं और आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि पेपर में चाहे जीसीडी लिखा हो या एचसीएफ लिखा हो, हमें सेम चीज ही फाइंड करनी है और सेम प्रोसेस ही करना है। सो नाउ लेट्स डू इट। यहां क्या लिखेंगे? जीसीडी याद रखें, जब एब्रीवेशन लिखा जाता है तो हर कैपिटल लेटर से एब्रीवेशन लिखते हैं, स्मॉल लेटर से मत लिखिएगा। हर कैपिटल लेटर के बाद डॉट लगा दें जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपने एब्रीवेशन लिखा है। अब आप देखें 5 और 60 में क्या कॉमन आ सकता है? 5 कॉमन आ सकता है। a पावर 2 और a पावर 4 में आप जानते हैं कि a स्क्वायर कॉमन आ सकता है। b स्क्वायर और c स्क्वायर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों टर्म्स में 5a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, यही इसका जीसीडी हो गया। आप इसको आंसर कहना चाहें तो आंसर कह सकते हैं, एचसीएफ कह रहे हैं तो एचसीएफ कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामने आपको नजर आ रहा है। अगर 148 और 111 को देखें, यानी हम जैसे यहाँ पे 60 और 5 में 5 कॉमन था, तो 148 और 111 कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो कि ये इनको डिवाइड करता हो, यानी सिमिलरली डिवाइड करता हो, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेकिन a पावर 5 और a पावर 8 में क्या कॉमन है? a पावर 5 कॉमन है। b क्यूब और b पावर 6 में क्या कॉमन है? b क्यूब कॉमन है। c पावर 4 और c स्क्वायर में क्या कॉमन है? c कॉमन है। ये हमने क्या फाइंड किया? यहाँ मैं लिख रहा हूँ HCF और ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा GCD। HCF और GCD दोनों सेम टर्म्स हैं, एक ही चीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन 3 कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको उन्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब आप हर एक्सप्रेशन को देखेंगे कि उसे किस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। पहला हमें दिया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और आप जानते हैं कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद आप एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, थोड़ा गैप देके लिखने से वो वाजे हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो हमें नजर आ रहा है कि हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब ये बात आप पिछली एक्सरसाइजेज में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 2 times 2 is 4 and 2 times 2 is 4, यानी हमने इसी को स्क्वायर फॉर्म में लिखा। स्क्वायर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम इसे एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला शो कर सकते हैं जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला भी शो कर दिया। अब मजीद स्टेप में यहाँ प्लस में तो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, लेकिन माइनस में दोबारा एक बार फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप दोनों एक्सप्रेशंस के सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया, एंड व्हेन वी सिंप्लीफाइड दिस वी गॉट दिस एज एन आंसर। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ऐसी कौन सी टर्म्स हैं या ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं। आप देखें x माइनस वाई और x माइनस वाई आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर का साइन लगाएंगे। देयरफॉर का साइन हमेशा रिजल्ट के लिए लगाया जाता है, ये सिंस के साइन से डिफरेंट है। सिंस के साइन में डॉट नीचे की तरफ लगेगा, देयरफॉर के साइन में डॉट ऊपर लगेगा। तो देयरफॉर का साइन रिजल्ट के लिए लगाया जाता है
हम क्या कहेंगे, देयरफॉर HCF या आप GCD भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x माइनस वाई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Now we are going to simplify this question। आप देख सकते हैं there are two algebraic expressions and we need to factorize them। हम देखेंगे कि जिस पे जो suitable pattern अप्लाई हो सकेगा हम उसे उसी तरीके से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन मौजूद है 2x क्यूब माइनस 54 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। व्हाट कैन वी डू इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, हम देखेंगे कि हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा, बच जाएगा x क्यूब, और जब हम 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 बचेगा। अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख लें फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्यूब क्या आएगा x, और यहाँ क्या आएगा 3। 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज 27। अब हम इस फॉर्मूले को स्ट्रक्चर के हिसाब से पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी। a की क्या वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसलिए हमें यहाँ फॉर्मूला शो भी करना पड़ेगा। हम यहाँ फॉर्मूला शो कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है और हमारा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा, 2x माइनस 3 इंटू ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 से करेंगे तो 3x प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि हमें क्या दिया जा रहा है, 2x पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 162। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि क्या बचेगा। यहाँ पे x पावर 4 बच जाएगा, हम लिख लेंगे x पावर 4। जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, जब 162 को डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये लिखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि दिखने में हमें बज़ाहिर लग रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी। पॉसिबल फैक्टर्स मैंने आपके सामने पहले से लिख लिए। अगर हम देखेंगे कि यहाँ प्लस का साइन है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम प्लस करेंगे तो 9 बनेगा, ऐसा कोई फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको प्लस करने से 9 बने। तो हम यहाँ फिर दूसरे पैटर्न की तरफ जाएंगे, देखते हैं कि क्या पैटर्न अप्लाई हो सकता है। हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर में वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं a की क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वायर। b की क्या वैल्यू आएगी 9, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 9। अब हम देखेंगे कि 9 टाइम्स 2 इज 18 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया हुआ है 9x स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमने एक्स्ट्रा कुछ लिख लिया। आप इसको देखेंगे तो ये 81 बन रहा है, इसे देखेंगे तो x पावर 4 बन रहा है, लेकिन जब आप इसे चेक करेंगे तो ये गलत है, यानी इसके मुताबिक ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो हम जितना इजाफी लिखते हैं उतना ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा। जैसे 9 टाइम्स 2 इज 18, और 18 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 ही बचेगा। तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिखा, हमने 9x स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा, इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यानी जो हमने एक्स्ट्रा लिखा उसको हमने माइनस कर दिया। अब हम यहाँ फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, आपको मालूम है फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है ये, b क्या है 9, और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस, यहाँ इसका भी आप होल स्क्वायर बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो हम उसे शो भी करेंगे। फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया देखते हैं। फॉर्मूला हमने यूज़ किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल्स
a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यानी आप इसे एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इसे प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। लिख के देखते हैं ये क्या बनेगा, 2 यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ और एक दफ़ा इसे हम प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे। अब हम इसके प्लस के साइन के साथ भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। हमने एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखा और एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन इसे थोड़ा ऑर्डर में भी पुट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम फॉर्मूला भी शो करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला भी शो हो गया। फॉर्मूला शो होने के बाद इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में x पावर 2, x पावर 1 और x यहाँ नहीं दिया जा रहा यानी x पावर 0 है। फिर यहाँ देखेंगे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जब सॉल्व किया गया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और जब सेकंड सॉल्व किया तो इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ आप मैच करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 कॉमन है। फिर आप मैच करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कॉमन नज़र आ रहा है। तो जो हमें दोनों एक्सप्रेशंस के सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन नज़र आएगा वही हमारा HCF है या GCD है। इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So now we are going to see how to simplify this question। ये मैंने आपके सामने completely simplify कर दिया है और अब हम इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से simplify हुआ था। The pattern is very different। ये बिल्कुल एक अलग किस्म का नया सवाल है आपके लिए, इसलिए इसे बिल्कुल फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे simplify हुआ। पहले हमने देखा लिखा है 6x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। अगर आप यहाँ फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो सिमिलर नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन नहीं ले सकते। पहला काम हम क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि इसमें 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन हमने ले लिया। 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x क्यूब बच गया। When 24 is divided by 6 it is 4, तो हम क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर। 6 कॉमन आ गया, x बच गया। 36 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो माइनस 6 आ गया। इस स्टेप के बाद अब आपने सबसे ज़्यादा फोकस इस टर्म पे करना है। ये एज इट इज़ लिखा, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ये क्या है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को जब हमने डिवाइड किया तो ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसे डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपको पता लगेगा कि दोनों में कितने का डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो अब हमें आगे हर जगह 2 का डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा और उसको लॉजिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, ये यहाँ तक हम आ गए। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि दोनों में 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ भी 2 का डिफरेंस मेंटेन करें। यहाँ वेरिएबल क्या दिया जा रहा है, x, तो 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो यहाँ 4 आ गया। यहाँ डबल इसका लिखा, जैसे यहाँ इसका डबल था तो हमने इसका डबल खुद से लिखा। हालांकि क्वेश्चन में 4 नहीं दिया, हमने लिखा 4x, ये हमने खुद से लिखा। जब आपने 4x लिखा और यहाँ क्या मौजूद है, x मौजूद है। अब भाई 4x तो ज्यादा है, ये x है, तो 4x को x बनाने के लिए मुझे माइनस 3x करना पड़ेगा। जब माइनस 3x लिखा तो लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। ये स्टेप यहाँ पे रिपीट भी हो जाएगा। जब रिपीट होगा तो
तो आप उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से ये सिंप्लीफाई हुआ है। यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, x कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बचा यहाँ पे x, और यहाँ क्या बच गया 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 2x से जब इसे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल और यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। -3x -6 में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, माइनस का साइन बाहर आने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन आ गया तो x बचा, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये माइनस टर्म की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस, दोनों पॉजिटिव टर्म बन गई। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 6 लिखा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में आपको कॉमन नजर आ रहा है x + 2, तो x + 2 को कॉमन लिख लिया, बचा क्या x² + 2x - 3। यहाँ पे हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे और बाकी इसे एज इट इज लिखते चले जाएंगे। अब 3 है, 3 × 1 = 3 एंड 3 - 1 = 2, तो इसका मतलब कि हम यहाँ +3x - x से इस मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे। और मिडल टर्म ब्रेक करना आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। जब हमने यहाँ मिडल टर्म को ब्रेक किया, इसे एज इट इज लिखा, इसे भी एज इट इज लिखा, यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो गई। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, जब हमने x कॉमन ले लिया तो x लिखने के बाद यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। यहाँ क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, सो एज आई टोल्ड यू व्हेन नथिंग इज कॉमन सो 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट। हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 1 कॉमन है, 1 को -1 कॉमन होने से ये इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो गया +x और ये भी क्या हो गया +3, -1 यहाँ कॉमन आया। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, तो x + 3 कॉमन है, x + 3 कॉमन आने के बाद x - 1 बच गया और हमने ये लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिर्फ अरेंजमेंट का स्टेप है, यहाँ +2 है, फिर +3 है और -1 है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले 1 लिखें, फिर इसके बाद हम 2 लिखें, फिर हम 3 लिखें, तो हमने इसे अरेंज करके लिख दिया। तो x - 1 पहले आ गया, x + 2 उसके बाद आया, x + 3 उसके बाद आ गया। इस तरह फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। इसी सेम प्रोसेस को हम सेकंड पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन सेकंड में क्योंकि कुछ माइनस के साइन हैं तो इसलिए आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन है, 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा x³, यहाँ क्या बचा 8 को डिवाइड करें 4 से तो 2 बच जाएगा 2x², 20 को डिवाइड करेंगे तो -5x आ जाएगा, यानी माइनस का साइन था, और 24 को डिवाइड करेंगे जब 4 से तो 6 आ जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि जो ये टर्म है इसको आप ब्रेक करेंगे इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब -2x² है, इसे -x² और -x² में डिवाइड कर दिया। यहां तक डिवाइड करने के बाद आप ये समझेंगे कि इनके दरमियान का डिफरेंस नेगेटिव का डिफरेंस है, यानी एक टर्म अगर पॉजिटिव है तो दूसरी टर्म नेगेटिव है। ये याद रखिएगा, एक टर्म का पॉजिटिव होना और एक टर्म का नेगेटिव होना जरूरी है और हमें इसके हिसाब से आगे स्टेप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 1 यानी 1 ही है, यानी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब हमने इसको इक्वली डिवाइड किया ये क्या आ गया, ये -x² आ गया। अब अगला क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन x हमने पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो जब अब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, साइन जो है मैंने कहा था कि बिल्कुल अपोजिट आएंगे, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस हमने मेंटेन किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप इसको इससे मैच करें, आप देखें कि भाई ये लिखा था -5x और हमने लिख दिया +x, तो हम क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि वो -5x आ जाए। अगर आपको ये स्टेप ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं। अगर आप डिफरेंस लेंगे -5x और फिर -x का जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये -5x -x और आप ये देख रहे हैं कि -6x बचेगा, तो यहाँ फिर हमने -6x लिख लिया।
और फिर इसके बाद हमने +6 को एज इट इज लिख लिया। आप इस स्टेप को चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने ये स्टेप ठीक लिखा है या गलत लिखा है। पहली बात तो ये इन दोनों का डिफरेंस यानी कोफिशिएंट सेम है, यहाँ कोफिशिएंट सेम है, यहाँ कोफिशिएंट सेम है। और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ देखा था कि कोफिशिएंट डबल है, फिर ये इसका डबल था और फिर ये इसका डबल है, यानी इस कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे। जब यहाँ साइन सेम थे तो फिर यहाँ भी साइन सेम थे और यहाँ भी साइन सेम थे, चाहे वो नेगेटिव सेम हो व पॉजिटिव सेम हो। इसी तरीके से यहाँ हमने देखा कि अपोजिट साइन है तो फिर हमने अपोजिट साइन रखे और फिर यहाँ भी अपोजिट साइन रखे। फिर हमने ये देखा कि वेरिएबल सेम है तो हमने इसको चेक कर लिया। लास्ट चीज जो हम चेक करेंगे वो ये कि -x² और -x² -2x बनेगा, -6x और +x जो है वो -5 बनेगा। तो इसका मतलब ये अपने पिछले स्टेप से मैच कर रहा है, ये ठीक स्टेप बना। अब हम इसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है, x² कॉमन है। x² कॉमन होने पे यहाँ x -1 बचेगा, यानी यहाँ x बच जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, नो x इज कॉमन। x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस जो है ये माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ x कंप्लीटली बाहर आया तो 1 बच गया। दोनों में क्या कॉमन है, -6 हमने कॉमन ले लिया। क्योंकि दोबारा माइनस टर्म बाहर लिखी जा रही है तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। 6x में से जब 6 कॉमन आया तो x बच गया और 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन या थर्ड, या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कहलाता है और इसमें ये टर्म्स कहलाती हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ x -1 कॉमन है। बचा क्या, x², क्या बचा -x, क्या बचा -6, इसको लिख लिया गया। लिखने के बाद अब हम यहाँ मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये 6 है। 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, 6 के पॉसिबल फैक्टर 1 टाइम 6 एंड 2 टाइम 3 इज 6। हमें क्या करना था, हमें माइनस करके 1 बनाना है। तो 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, ये फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो तब जाके 1 बनेगा। तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया। मिडल टर्म ब्रेक आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब क्या है, x², यहाँ माइनस का साइन आएगा, 3x -2x और -6 आएगा। यहाँ ब्रैकेट जरूर अप्लाई करें। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ब्रैकेट अप्लाई नहीं की थी, उसका रीजन ये है कि जब प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट अप्लाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस के साइन में हर सूरत में ब्रैकेट अप्लाई करें ताकि आप किसी भी किस्म की साइन की कोई मिस्टेक ना करें। अब हम देखेंगे जब इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3x और ये क्या हो जाएगा, +2x। अब यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन x है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x -3 और यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने के बाद x -3 यहाँ बच गया। अब आप देखें यहाँ क्या कॉमन है, x -3 और बचा क्या, x +2, इसे लिख लिया। इसे भी अरेंज करके लिखेंगे, -3 आई थिंक बाद में जाना चाहिए और +2 को पहले आना चाहिए। तो हमने लिखा 4 × x -1 × x +2 × x -3। अब आपने फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया, सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये आंसर आया। हमारा पर्पस HCF या GCD फाइंड करना था। HCF और GCD सेम वर्ड्स हैं। हमने HCF फाइंड करने के लिए क्या कहा था कि हम आंसर्स में से कॉमन निकालेंगे। देखते हैं 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। आप देखें x -1 और x -1 ये कॉमन आ गया, x +2 और x +2 ये कॉमन आ गया। x -3 और x +3 कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है तो उसे हम रहने देंगे। ये हमने HCF इस क्वेश्चन का कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन 8 देखेंगे कि कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। क्वेश्चन 8 में आपको 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं। जब पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया गया तो इसमें मिडल टर्म को ब्रेक किया गया था। दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी मिडल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व किया गया और तीसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहला सिंप्लीफाई करने के बाद y +2 × y -1 है, दूसरा y +2 × y
+1 है और तीसरा y +2 इंटू वाई स्क्वायर +1 है। अब हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। बाजुकात हमें ऐसे भी नजर आ सकता है कि 2 में कॉमन हो, लेकिन पहले आप 3 का कॉमन देखें। 3 का कॉमन क्या है? y+2 और y+2। तो जब ये तीनों में कॉमन है तो हमने लिखा कि y+2 HCF है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको सपोज करें यहाँ नजर आता y-1 और यहाँ भी आपको नजर आता सपोज y-1, वो 2 में कॉमन होता तब भी उसको नहीं लेते। जितने एक्सप्रेशन दिए हैं उन सब में कॉमन आना जरूरी है। अगर आपको 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हैं तो दोनों में कॉमन होगा, 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और अगर सपोज करेंगे 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते तो फिर चारों में कॉमन आना जरूरी था। जो सब में कॉमन है वही हमारा HCF या GCD कहलाएगा। क्वेश्चन 9 सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है क्योंकि ये तमाम की तमाम मिडिल टर्म ब्रेक होंगी, इसलिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपको कम टाइम लगे समझने में। ये क्वेश्चन था, इसमें जब हमने 6 टाइम 12 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। 60 के पॉसिबल फैक्टर लिखे, हमने ये देखा कि प्लस का साइन था तो 10 + 6 जो है वो 16 बन रहा था। अब हम 16 के हिसाब से जब मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद जब 30 × 30 किया तो 90 इसका जो है वो आंसर आया, और इसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स थे जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड थे उतने हमने लिखे, और हमने देखा कि 36 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ माइनस का साइन था, 36 में से हमने 25 को माइनस किया, 11 आ रहा है, और इस तरह हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अगले क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 6 × 5 = 30, लेकिन जब हम माइनस करें 6 में से 5 को तो यहाँ डायरेक्ट 1 बच जाएगा। तो ये क्या लिखा? 6xy - 5xy। अब फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म में कॉमन लिया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप तीनों के आंसर्स को मैच करेंगे, फैक्टराइज हुई भी फॉर्म को मैच करेंगे। यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि कॉमन है 6x - 5y, 6x - 5y और 6x - 5y, यही इसका HCF है और यही आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई हुआ है। स्टेप्स बहुत आसान है, समझ लीजिएगा। हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 9 कॉमन था, तो हमने सबसे पहले स्टेप में 9 कॉमन लिया और फिर मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया और फैक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, 9 कॉमन लिया, फैक्टर्स लिखे, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, और यहाँ भी 9 कॉमन लिया और फैक्टर्स लिखे और मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब जब तमाम मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज किया तो हम ये चेक करेंगे कि HCF क्या आ रहा है, यानी कॉमन क्या आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो इसका मतलब 9 कॉमन आ गया। फिर x + 3 और x + 3 और x + 3 ये कॉमन आ गया, और ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन भी आपको दूसरे लेसन्स की तरह पसंद आया होगा। अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो वक्त पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।